जी मैम, मेरा सवाल जो है ना वो थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है कि हम चूँकि लाहौर में मेरा एक पीआर कंपनी से ताल्लुक़ है और जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं एज ए पीआर एजेंट काम करता हूँ। हम मुख्तलिफ इवेंट्स करवा रहे होते हैं लाहौर में और हमारी कोशिश होती है कि हम हर इवेंट में अपने इन दोस्तों की एप्रिसिएशन के लिए कोई ना कोई काम करें। लेकिन उसके अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पंजाब हुकूमत जो है ना वो इस तरीके से कोई ऐसा काम हमें नज़र नहीं आता जो कि इनके काम की परफॉर्मेंस की बना पे जो है ना इनको अवार्ड्स, इनको एप्रिसिएशन के लिए कोई ना कोई तकरीब मुनक्कद करवाई जाए। मिसाल के तौर पे आप देखें वज़ीराबाद में जो भी सानिया हुआ उस दिन अनस भाई की जो वीडियो थी वो तमाम मीडिया स्ट्रीम के लोगों ने अपने अपने चैनल्स पर चलाई। क्या इनको एप्रिसिएशन दी गई? नहीं दी गई। क्या इनको उस तरीके से जो है ना अवार्ड से नवाजा गया जिस तरीके से नवाजना चाहिए था? मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एक छोटे लेवल पे नहीं, एक बड़े लेवल पे इनको बुलाया जाना चाहिए, एक इवेंट होना चाहिए, इन तमाम दोस्तों को वहाँ पे बुलाया जाना चाहिए। मेरा ये सवाल है। अच्छा, सबसे पहले तो ये अंश वो था जिसको सबसे ज्यादा मौके मिले दिए ना, जितनी दफा इसने कहा मैंने ऐसे ही ठीक है। एक पॉइंट पे ये हुआ कि पता है क्या होता है, इतना प्रेशर था सोशल मीडिया के, जो हमारी डिजिटल की टीम भी और थी, तो वो सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे कि बात जी, क्योंकि उनको फिर सारे जो ज्ञानी है वो फिर ये कहता है कि जी आप फलां को तो आपने 2 से 3 दफा अपॉर्चुनिटी दे दी। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि देखो बोल ने और ERY ने MGNM ने आउट ऑफ द वे उनके मालिकान को, बोल के स्पेशली शुएब साहब को लाइफ थ्रेट्स थी और उनके चैनल को जिस तरह से, आपको पता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट ने और पैमरा ने जिस तरह से घेरा हुआ था, उसके बावजूद उन्होंने, मैं कहती हूँ कि वी ऑल शुड एप्रिशिएट, क्योंकि हम तो अपनी ज़ात में है ना, जो रिस्क है आपको कोई है ना, ठीक है। तो अवार्ड और इस तरह की एप्रिसिएशन का तो हमने ओन ज़रूर किया हुआ है, मौका नहीं मिला, ठीक है। मैं ये प्लान कर रही हूँ कि ये जो डिजिटल पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें उनका हिस्सा हैं कि एनुअल बेसिस पे कि जो स्टार परफॉर्मर हुआ करेंगे उनको उनकी हम अवार्ड सेरेमनी भी देंगे। बेटा अभी तो हम खुद हंगामा बातों से ही 2 क्वेश्चन है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा। ये तो पहले आपने कहा कि काफ़ी और PTI उन दोनों ने मिलकर इत्तेहाद किया और हुकूमत बनाई पंजाब में, और हम जो है वो एक पेज पे हैं दोनों पार्टी, और इसी तरह का बल्कि वफाकी हुकूमत ने दिया था कि फौज और हुकूमत जो है वो एक पेज पे है, लेकिन उसके बाद में जो सारा सिनेरियो होगा वो सबने देखा, उसके बाद जो तमाशे लगे वो भी सबने देखे। तो अभी इस बयान को भी उसी तरह समझा जाए या ये बयान में कुछ कहने के दमखम है? एक पेज पे है। दूसरा क्वेश्चन मैं पहले इसका जवाब दे दूँगी। नंबर 1 ये कि समझना तो आपने अपने हिसाब से जैसे मर्जी समझिए। हमारी स्टेटमेंट ये है कि इंशाल्लाह हम इकट्ठे हैं, एक पेज पे हैं। जिस दिन खान साहब ने ये जो टाइम डिसाइड होना है कि किस दिन, उस दिन असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की। फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वो रहनुमा के बयानात से खारिज तो होते हैं, और जब एक गवर्नमेंट नहीं आती है तो फॉरेन इन्वेस्टर भी देखता है कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, हुकूमत कैसी है, लोग कैसे हैं। खान साहब ने आते साथ जो बयानात दिए थे और अपना जो है वो गिरेबान चाल जो था उसको दिखाना शुरू किया था कि हमारे मुल्क में करप्शन है, हमारे लोग ऐसे हैं, हम लोग ऐसे हैं। दूसरे उन्होंने मुल्क के दौरे भी किए तो वहाँ पर भी जाके उन्होंने यही बयान दिए कि हमारे जो लीडर्स हैं वो करप्ट है। तो उसका नतीजा ये निकला कि जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी वो पैदा हुई। जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट वो की, ठीक है। उसके बाद 2 साल तक जो अवाम ने, जो लोगों ने भुगता वो सबके सामने है। और उसके बाद जो कोरोना के टाइम पे जो खान साहब ने काम किए हैं, वो सब आपकी गवर्नमेंट ने जो काम किए उसको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, वो बहुत अच्छा उन्होंने डील किया। लेकिन उससे पहले के जो 2 साल है उसमें अवाम ने जो है वो बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की। तो क्या अब अगर आपकी हुकूमत दोबारा से आती है तो उसमें इस इमेच्योरिटी को जो है वो इस पे काबू किया जाएगा, या इस पे जो है वो कुछ अब मेच्योरिटी ला गई है? नंबर 1 ये कि कभी भी जो इकोनॉमी की कंडीशन है ना, ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये कहने से इकोनॉमी अपना चेहरा आगे करे ना? कभी भी, आपका नाम क्या बेटा? सामे। हाँ सामे। अच्छा, कभी भी अगर आपने कोई किसी मुल्क के अंदर, आपको क्या लगता है कि जो हमारे मुल्क की जो कंडीशन है ये एक स्टेटमेंट से या एक बंदे की स्टेटमेंट देने से खराब हुई है? नहीं, पहले जो 2 साल थे और आज भी हमने अकाउंटेबिलिटी की बात आगे भी करनी है, क्योंकि आपके मुल्क के जो मसाइल हैं वो लिंक्ड है अकाउंटेबिलिटी के साथ, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आपका बजट हो 1 अरब का,
किसी भी चीज का 80 लाख रुपया उसमें से 80 करोड़ रुपया उसमें से करप्शन या लीकेज में चला जाए, तो 20 से आप कर क्या लोगे? मसला ये है कि मुल्क के जो मेजर इशू है वो है रूल ऑफ लॉ। जब रूल ऑफ लॉ होगा तो कोई भी, जब कानून से बालातर नहीं होगा, जो गैर आईनी कदम उठाएगा, वो सिग्नल तोड़ना हो, किसी को मारना हो या करप्शन करना हो, उसको पता होगा कि कानून की गिरफ्त आएगी, मैं उससे बालातर नहीं हूँ, तो आपके मुल्क के आधे मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपके मुल्क के रियल इश्यूज को एड्रेस किए बगैर आप जादू से तो नहीं ना, जादू की छड़ी तो नहीं है ना, मसाइल तो वही है ना जितने आपके हैं, कर्जे ले लेके हमने उनको फिर दोबारा मनी लॉन्डर कर दिया। ठीक है, इशू ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हुई, मीडिया की इतनी बड़ी मैसिव एग्रेसिव कैंपेन चलाई गई ये साबित करने के लिए कि जो मुल्क में इस तरह की स्टेटमेंट्स देने से, इस तरह की बातें करने से, अगर मैं स्टेटमेंट्स को मानूं कि इतना इम्पैक्ट आता है, तो फिर इतने बड़े बड़े आला किस्म के शेरों को रट्टा लगा के जब वो सुनाता है तो फिर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए ना। अभी जो आपका हुक्मरान है, फर्ज कर लो कि वो ठीक है, वो जितनी पॉजिटिव बातें करता है, एक दिन उसने कहा कि बेगर्स कांट बी चूजर, दूसरे दिन वो कहता है मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं मांगने आया हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। देखो, बात मुआशरों की जो नजरियात है उसका तयन होता है, या रियासत का जो हेड है वो उसकी इंटेंशंस क्या है। इससे जो ये वाली स्टेटमेंट होती है ना मेरे भाई, ये बैरूनी सरमायाकार को अट्रैक्ट करने के लिए थी कि हम रूल ऑफ लॉ अकाउंटेबिलिटी करने लगे। बैरूनी सरमायाकार या जो सीपैक का इशू इसलिए भी बना कि चाइनीज इतना बॉदर करते थे, वो परेशान होते थे कि इस मुल्क में तो करप्शन का इतना रौला है, या जो के या कब्जा माफिया है, या जो भी हमारे मसाइल हैं। जिम्मेदारी की बात ये होती है कि जब हुक्मरान ये बात करता है कि मैं किसी को करप्शन की इजाजत नहीं दूंगा, तो वो तब इंश्योर करे ना कि जो पहले वालों के बारे में उसका रवैया क्या है। जब उसने ये कह दिया कि इन्होंने जो किया ये खैर है, आगे मैं इनको इजाजत नहीं दूंगा, तो वो एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थी जो इस मुल्क के जिनको हम लिफाफा कहते हैं, आप चले ना समझे, लेकिन हमें लगता है कि पेड कंटेंट के साथ आपके मुल्क के कोर इश्यूज को पीछे किया गया। कहते हैं 1100 अरब की जो करप्शन है उसका जिक्र ना करो, घड़ी को डिस्कस करो, जो कि एक आईनी हक को एक्सरसाइज किया गया। ये मैंने बैंक से इनसे खरीद ली, उसके बाद मैंने इनको बेच दी। खरीदी हुई चीज बेचना गैर आईनी नहीं है, और तोशाखाना से स्टेट हेड का तोहफा खरीदना गैर आईनी नहीं है। गैर आईनी क्या था? तोशाखाना से गाड़ियां खरीदना आज भी गैर आईनी है। जो स्टेट गिफ्ट देती है दूसरी स्टेट को गाड़ी की शक्ल में, वो स्टेट की ही मलकियत रहता है, वो कोई स्टेट हेड जाते हुए खरीद नहीं सकता। सो उन्होंने ये गैर आईनी कदम किया, उसको एड्रेस हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ है वो मेरे से कहीं ज्यादा आपको पता है। दैट्स इट। बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, और डिजिटल जर्नलिज्म को और डिजिटल जर्नलिस्ट को एडवाइस करना हमारे को की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि पीछे कोई इदारा नहीं है, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई इदारा बन के काम करें। इतनी मुश्किलात होती है, हम सब बैठे हुए यहाँ पे ये सब चीज़ें जानते हैं, कोई आपकी गाड़ी नहीं है, कोई आपका कैमरा मैन नहीं है, अक्सर लोग ऐसे तो कोई सब कुछ कर रहे हैं। मैं हमारा रिक्वेस्ट कि लास्ट में इस बात को रिफॉर्म वगैरह चीज़ें लेकर आए, ये बातें सिर्फ बातों तक ना महदूद रह जाए, या जिस तरह से पहले हमने देखा कि पॉलिसी होती थी दूसरा मेरा सवाल मेरा ये है कि मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन इस टाइम पर सबसे बड़ा इफेक्ट एक आम इंसान में है। जितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी, डॉलर का रेट जितना ज़्यादा बढ़ा, हम देखते हैं कि जितना भी एक आम इंसान है उसको ये परवाह नहीं कि कौन वोट कर रहा है कौन नहीं, उसको ये पता है कि जब मैं सौदा खरीदने जा रहा हूँ तो मेरा 3 गुना ज़्यादा बजट कर रहा है। तो क्या जब आपकी पार्टी गवर्नमेंट में आएगी तो इकोनॉमिक जो हमारा फेलियर था इस सारे टाइम को, उसको प्रायोरिटी देते हुए कोई ऐसा इकोनॉमिक प्लान तैयार करें या लेकर आ रही है जिससे फौरी तौर पर हम इन्फ्लेशन को काबू करके पहले खान साहब करप्शन की बहुत बात करते हैं और समझौता नहीं करते। अभी जो हमारे साबिक आर्मी चीफ है जनरल कमर बाजवा साहब, मैम उनकी जो जायदादें निकली हैं, उनके जो
फार्म हाउस निकले हैं, जो प्लॉट्स निकले हैं इस्लामाबाद लाहौर में। मैं बात करूँ दोबारा से, मैंने कहा खान साहब समझौता नहीं करते करप्शन पे, तो हमारे जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके जो फार्म हाउस निकले हैं, प्लॉट्स निकले हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, तो ये सर जो तमाम जायदादें निकली है, खान साहब जब पावर में आएंगे तो इनका एहतसाब करेंगे। तो क्योंकि खान साहब इससे पहले देख चुके कि जब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से पंगा लिया तो उनको घर जाना पड़ा, तो क्या ये होगा? नहीं, इसको करेक्ट करो। खान साहब ने कोई एस्टेब्लिशमेंट से पंगा नहीं लिया, ना एस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को कुछ कहा। ये इंडिविजुअल पंगा था, तो इसलिए इसको करेक्ट करें। उनकी मुखालफत की, तो मैं इसी तरह जब आसिफ अली बाजवा साहब की जजाद निकली बाहर, तो उनका भी एहतसाब नहीं हो सका। तो क्या इस पर खान साहब कोई एक्शन लेंगे पावर में आकर? अगर आपसे पर्सनल पूछा जाए कि मैडम आपकी क्या राय है, तो आप क्या राय देना चाहेंगे? दूसरा ये है कि जिस तरह सब के विचार को संज्ञा में असर है, अगर आप डिजिटल मीडिया बनाती हैं तो तमाम जो संजीदा है उनको भी वैसे भी असर होगी। तो जगह का तायन किया। मैम सवाल तो सारे अहम हो गए हैं, एक शेर के साथ अपना सवाल पेश करूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गरज नहीं तेरी राहबरी का सवाल है। मॉडल टाउन साहिवाल जैसा ही क्या अरशद शरीफ भी तारीख के अवराक में कहीं गुम होकर रह जाएगा, या हम कुछ करेंगे उसके लिए? इस तरह चौधरी प्रेम लाई साहब ने सहाफ़ियों के लिए 2007 में फेजमंद का इंतखाब किया, इस तरह चौधरी प्रेम लाई साहब ने 2007 में सहाफ़ियों के लिए फेजमंद का काम किया, और अब भी जब इक़्तिदार में दोबारा आए उन्होंने सहाफ़ियों के लिए काम किया। जिस तरीके से इमरान खान को रिजीम चेंज के बाद तमाम मेन स्ट्रीम ने आउट कर दिया, ARP ने साथ दिया तो उसको भी बैकलाइन कर दिया गया, बोल ने साथ दिया उसको भी साइड लाइन में करने की कोशिश की। तमाम सोशल मीडिया के दोस्तों ने सहाफ़ियों ने बड़े खुल के बात की है और इस खौफ से हट के बात की है। इमरान खान का मशहूर था कि आज़ादी, इन सहाफ़ियों का मशहूर था कि कौम बनाने के लिए बात की है, बड़े खौफ का सामना किया, लेकिन इनके लिए कोई मेरे ख्याल में कोई इसके तरह इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। मुझे चाहिए कि खान साहब को चाहिए कि इनके लिए हंगामी बुनियादों पर इनके लिए काम किए जाने चाहिए, इनकी आगे मुस्तकबिल काम किए जाने, क्योंकि ज़्यादातर सहाफ़ियों का ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से होता है, ठीक है ना, वो इसी चीज़ के लिए चलते हैं, लेकिन उनके लिए कोई इस कदर कोई प्लान मंशूब नज़र नहीं आते। बात की कर दी जाती है, लेकिन आइंदा के लिए जब हुकूमत में आ जाते हैं तो उनकी अपनी चीज़ें, अपने जो तमाम फैसलों पे चली जाती है। दूसरा मेरा सवाल है, सियासी सवाल है कि एक वक्त था जब जनरल कमर जावेद बाजवा को लेकर बड़ी आपकी हुकूमत तारीफें करती थी, चीज़ें करती थी, लेकिन अब जैसे वो इक़्तिदार चले गए हैं तो अब उस पर क्रिटिसिज्म शुरू कर दी गई है। तो मेरे ख्याल में कि इस तरह की चीज़ें कि आपको लगता है कि ये मायने खेज हैं कि मतलब ये मतलब फ्यूचर में आपको इंसान ये जनरल असम्बली आ गए हैं, इमरान खान ने 7 दिन के बाद उनको वेलकम किया है, ठीक है ना, होना तो चाहिए था कि फौरी तौर पर उनको वेलकम करते हैं, जिस तरह उनकी मुंतखब उनको ट्वीट करके उनको वेलकम किया जाता। खैर चलो उन्होंने देर है दुरुस्त है, जो भी उनकी पॉलिसीज है, आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन आपको लगता है कि अब जो मामलात हैं वो मुस्तकबिल में बेटे की जानब जाते हुए नजर आ रहे हैं, और जो जनरल कमर जावेद बाजवा जो करप्शन का इल्ज़ाम है, क्या आप इसको दुरुस्त करने में साबित हो जाएंगे? सोशल मीडिया का डिजिटल मीडिया का पाकिस्तान में बहुत बड़ा असर होता है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, मेरा तो ये बुखारी आता है, इसको वोट किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं? नेशनल टीवी पे किया जाता है, पहला भी इस वजह से क्या सवाल चेक कर लिया, ये भी सवाल है ना। सवाल जो सबने कर लिए वो मेरे माइंड में थे। जो मेरा सवाल ये कि राणा सनाउल्ला उन्होंने बोला कि परवेज इलाही कभी भी पंजाब असेंबली को नहीं तोड़ सकते, और PTI के 12 से 15 लोग जो हैं वो हमारे हाथ में हैं, हमारे पास हैं। तो आपको क्या लगता है वो 12 से 15 लोग कौन होंगे? और आप जिस तरह वज़ीर आला पंजाब जो है उनकी तर्जुमान भी हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या वाकई असेंबली तोड़ी जा सकती है या नहीं तोड़ेगी? मेरा ख्याल है काफी हो गया है ना, आखिरी से शुरू करती हूँ ऊपर।
राना सनाउल्लाह और जरदारी और इन सब लोगों ने जितनी शिद्दत के साथ कन्फ्यूजन फैलाई थी, जब एक रात पूरी रात चिल्ला काटा था उन्होंने चौधरी शुजात की तरफ कि जी उस वक्त इन्होंने यही कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनके साथ जाएंगे। इनफैक्ट हुआ क्या, आई बिलीव कि इल्हाक इन दो जमातों का है, पीटीआई एंड काफ लीग, और जो स्टेटमेंट हमारी तरफ से आती है उसको सीरियस लिया जाए। वो तो यही चाहेंगे ना, कन्फ्यूजन फैलाना या उनकी जो विशफुल थिंकिंग है या वो जो चाहते हैं, क्योंकि वो खुद ये चाहते हैं। हम दो जमातें वो करेंगी जो हमारी अगली सियासत के लिए और उससे भी कहीं ज्यादा जो मुल्क के लिए बेहतर हुआ। असम्बलियां तोड़ना कोई बेवकूफ़ी होगा जो अपनी हुकूमत को खत्म करेगा, वजह पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है, उसको प्रोलॉन्ग करने में एक एक दिन आपको भारी पड़ रहा है। उसके बाद आपका सवाल था वो जो एक टिकटॉक वीडियो है ना, आई बिलीव, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, इसको आप जैसे, उसमें नथिंग वल्गैरिटी, उसमें कुछ भी नहीं है वल्गर, तो मुझे कुछ भी नहीं लगा। एक बच्ची है, वो अपने फैमिली फंक्शन में उसने जो भी किया, उसके बाद उसका वायरल हो जाना और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई कबाहत है। और ये बच्चियां अपने घरों में भी और हमारे स्कूल कॉलेजेस के फंक्शन में भी होता है। और या अगर इस तरह की बात है कि नेशनल टीवी पे क्यों दिखाया जा रहा है, तो नेशनल टीवी के ऊपर बेटा हमारी फिल्में भी आती हैं। अभी जो मौला जट आई है, वो जो कल्चर है वो किसी भी माशरे का, उसको पॉजिटिविटी से देखना चाहिए। और मुझे खुशी इसलिए हुई, मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि उसमें नथिंग, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है। उसका ड्रेस अच्छा था, उसकी सारी वो जो कुछ भी वो उसके जो स्टेप्स थे वो भी मुनासिब थे, वो इतने बुरे तो नहीं थे। और मेरा ये ख्याल है कि हमें नहीं, मैं इस पे देखिए, आपने मुझसे पर्सनल मेरा कमेंट, मैं ये चाहती हूँ कि हम पॉजिटिविटी के साथ देखें। माशरों के अंदर हमेशा से तहजीबों के अंदर आर्ट एंड कल्चर का एक रोल है। यही अगर हमने इन चीजों को बैन करना है तो फिर कानून साजी होनी चाहिए ना। खाली क्रिटिसिज्म इज नॉट अ गुड थिंग। हेल्दी माशरा वो होता है कि अगर इन्होंने ये कितनी खूबसूरत और कितनी प्रिटी लग रही है, देखे ना इन्होंने वो पहना हुआ है, लेकिन आप मुझे उनसे भी अच्छी लग रही है, तो हम दोनों चीजों की एक्सेप्टेंस माशरे में रखें। बैलेंस माशरा वही होता है जिसमें हर एक तबके की हम उसको इज्जत से देखें। अदरवाइज फिर अलहमरा क्यों है, आर्ट काउंसिल्स क्यों है, म्यूजिक क्लासेस क्यों होती हैं, और हमारे मुल्क में ड्रामे क्यों बनते हैं, ड्रामों के अंदर भी मेहंदियों के ऊपर इसी तरह का ही जो हम डांसेस दिखाते हैं जो हमारे सारे घरों में फैमिलीज बैठ के देखती हैं। फिर मेरा ख्याल है कि सिनेमाज भी नहीं होने चाहिए। इसलिए थोड़ा सा तंग नजरी से, घुटन से आगे निकल के हमें ना, हेल्दी माशरा वो होता है जो मेरी जो भी वैल्यूज है, इक़दार है, मैं अगले की वैल्यूज को भी रिस्पेक्ट से देखूं। जब तक उनकी किसी भी मूव से, किसी भी हरकत से माशरे के अंदर वल्गैरिटी या इखलाकी इक़दार या उनको वो हिट कर रही हूँ, तो इससे ज्यादा इस पर क्या कमेंट करूँ। अच्छा, अगला जो है सवाल था कि खान साहब के वेलकम पे बात हुई। पहले दिन ही हमारी पार्टी ने, हमारा जो ऑफिशियल स्टांस था वो ये था कि वी बिलीव इन मेरिटोक्रेसी। जिसकी भी जो तैनाती हुई, अगर हमें एतराज़ होता तो हम उसमें जो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाई गई थी, पहले जो मैराथन ट्रांसमिशन चली थी कि समरी जाएगी तो खुदा ना खास्ता कि प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर साइन नहीं करेंगे, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। विद इन जो टाइम फ्रेम था हम इसको आगे लेके जाएंगे, ये तो मुखालफिन कह रहे थे, अभी भी वही कह रहे हैं। पहले दिन से खान साहब ने उनकी तैनाती को वेलकम किया है और यही होना चाहिए कि ये अपनी मर्जियों और अपनी पसंद से हमें आगे निकलना होगा कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है, वो है मेरिटोक्रेसी। क्या दोनों टॉप मेरिट्स थे तो हमें कोई एतराज नहीं, ना था ना होना चाहिए। उसके बाद मैं इनके जवाब में जो आपने भी ये बात की है, आपने तैनाती के हवाले से बात की, बहुत अहम इशू रहा है। इसके ऊपर हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं क्या सराहनीय कर रहे थे कि पीटीआई का लोग मार्च है वो सिर्फ और सिर्फ एक अहम तैनाती के ऊपर घूम रहा है। एक तो ये सवाल था कि क्या ये अहम तैनाती था कि आपका लॉन्ग मार्च पक्ष तरीके से आपका लॉन्ग मार्च महदूद था। सेकंडली, अच्छा, इसमें चुप करें ना, मेरे जवाब देने हो क्या, मुझे समझ आ गई। सुन लेना बेटा, मुझे इस बात का पता है, जो चीज हुई नहीं है ना आप वो रिपीट ना करो। मीडिया का बेटा, मीडिया का एक और भी मैं आ जाती थोड़ी सी, हमें ना अपनी, इसलिए लोग हल्का सा घबराते हैं
कि न्यूज़ और जो क्वेश्चन है ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करना सीखें। क्यों? मैंने आपके सवाल को हल्का सा मुझे अजीब लगा है। क्यों? सुन लो ना बेटा, जवाब सुनो ना। क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो रही, आप सवाल को उसका जवाब दो। सवाल आपका जो है वो रेलिवेंट नहीं है, इसलिए इरेलीवेंट है कि वो प्रोपेगेंडा जो इस इशू से पहले हो रहा था आप आज भी उसको लेके बैठे हो। नहीं, जो जो कहा गया था वो गलत साबित हुआ। हमारा होली सोली पॉलिटिकल जलसा था, किसी से लिंक उसका नहीं था, ना शहर से। शहर इसलिए था कि उधर हमारी हुकूमत थी। अगर हम इस्लामाबाद में करते तो हमारे ऊपर वही सीन आपके मुल्क में इंतशार फैलाया जाता जो 25 मई को हुआ था। इससे ज्यादा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। वो सारी अफवाहें थी जो दाम तोड़ दी। बेटा जब एक चीज हो जाए ना, जैसे सवाल आज बनता है कि क्या आप असेंबलियां तोड़ेंगे कि नहीं। मैं कह रही हूँ हम तोड़ेंगे। असेंबलियां टूट जाए उसके बाद आप मुझसे सवाल करेंगे, देखे ना जी ये हो रहा था वो हो रहा था, ये ठीक नहीं होती। अच्छा अगली बात मुझे मुंह बंद कर। अच्छा मैं वन बाय वन करके ना मुझे पहुंचना है अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में, तो बाकियों ने जुमा पढ़ना है। अच्छा अगला क्या था? हाँ सबसे अहम सवाल जी मैम, अच्छा ठीक है, उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आप सारे बच्चे यहाँ से जाने के बाद मुझसे प्रॉमिस करें, और आपने लिंक्स भेजने हैं। फैक्ट फोकस किया है, वो पब्लिश किया है फेडरल गवर्नमेंट ने। फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, बिकॉज इट्स अ फेडरल सब्जेक्ट इस वक्त, कि इसके ऊपर उन्होंने अगर ये पब्लिक किया है एक डॉक्यूमेंट, हम तो नहीं कैपेसिटी रखते ना, इसके ऊपर उनका क्या लाया अमल होगा। हमसे ये सवाल तब करना जब प्राइम मिनिस्टर होंगे इमरान खान साहब, ठीक है, और तब हमें इसके ऊपर अपना ओपिनियन देने के भी और हमारे ऊपर हो। और जब ऑफ कोर्स इस वक्त मैं फैसला कर ही नहीं सकती, फेडरल सब्जेक्ट आप मुझसे नहीं पूछ सकते ना, वो तो वफाक से पूछो। उसके लिए मरियम को, इसाक डार को, शहबाज शरीफ को और हमजा को मुखातिब करो और उनसे पूछो कि आपने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, इसके बारे में आप अगला आपका लाया अमल क्या है। नेक्स्ट क्या था? इकोनॉमी, अरशद शरीफ की शहादत और बस। अच्छा इकोनॉमी के सबसे अहम सवाल, आपका नाम क्या बेटा? ओके बहुत प्यारा नाम है। अच्छा नकवी साहिबा, आपका जो सवाल है मेन जो एक कह लें कि हमारी मीटिंग का क्रक्स है, खान साहब की जिस दिन गवर्नमेंट गई उसके बाद वो फौरन इमीडिएटली पब्लिक मोबिलाइजेशन में चले गए, और तकरीबन विद इन 2 वीक्स जब वो प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे, उसके बाद वो जो मीटिंग्स, एक हंगामी सिचुएशन, प्रोटेस्ट, एजिटेशन, और उसके राइट आफ्टर 2 वीक्स खान साहब ने अपनी कमेटीज, प्रायोरिटी एरियाज, उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग कॉल की। जो 16 प्रायोरिटी एरियाज हैं नेशनल लेवल के, उसके ऊपर खान साहब की टीम डे एंड नाइट वर्किंग कर रही है। खान साहब की एग्रीकल्चर पॉलिसी रेडी है, एनर्जी की पॉलिसी रेडी है, इकोनॉमी की टीम मेंबर्स भी मैं बता देती हूँ, कमेटी भी बता देती हूँ। हेड कर रहे हैं शौकत तरीक साहब, उनके साथ हैं मुजम्मिल असलम साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, हमाद अजहर साहब एंड असद उमर साहब, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह हर डिपार्टमेंट की, और एक अगर आपको याद हो थोड़ा सा पीछे जाके देखें, हमने सीरीज ऑफ सेमिनार्स भी किए कि जलसा होता था और फिर बीच में गैप के बाद इकोनॉमी के ऊपर, लॉ रिफॉर्म्स के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, जो चीमा साहब की वीडियो वायरल हुई थी कि फ्लड्स क्यों आते हैं, और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड फूड सिक्योरिटी। तो जो प्रायोरिटी एरियाज हैं उसकी मैं ये कहूँगी एट अ सेफर साइड के तकरीबन मुझे लगता है, जो खान साहब के जो मीटिंग्स मैंने देखी या सुनी, कि उन्होंने तो मुझे लगता है अपने जहन में टीम भी अपनी सिलेक्ट कर ली हुई है कि किससे मैंने क्या काम देना है। सो तमाम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशंस भी दे दी हुई हैं खान साहब को, यानी कि जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये समझ लो कि ये मैं नकल मार रही हूँ, मैंने उधर से सीखा कि जिस वक्त खान साहब इंशाल्लाह आपकी दुआओं से आएंगे, अगले दिन उनके जो एक प्लान है उसकी एग्जीक्यूशन नजर आएगी, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज एक्सपीरियंस भी है ना उनकी टीम के पास, और पहले उन्होंने खुद उनको पता है कि कहाँ पे छोड़ा था, क्या किया हुआ है, इसको मजीद बेहतरी के साथ क्या करना है। इसी तरह मैं ये जो आप लोगों को मैंने ये जो आइडिया दिया है ना, ये मैंने वहाँ से ड्राइव किया है कि हम अपना इनिशियल होमवर्क, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन भी फाइनल मैं चाहती हूँ जब हम एक फाइनल चीज प्रोड्यूस कर लेंगे, फिर एक सेमिनार रख लूंगी मैं खुद,
किसी हम प्राइवेट अच्छी जगह पे मैं खुद अरेंज कर लूंगी, जिसमें हम फिर आपको पॉलिसी की प्रेजेंटेशन भी दे देंगे। उसमें हम 300-400 लोग भी बुला सकते हैं कि सब आए, ये आपकी रिकमेंडेशंस थी, उससे हमने ये एक चीज तैयार की है। मैं भी ये चाहती हूँ कि जब हम गवर्नमेंट में आए तो हम जब इंशाल्लाह जो भी सारा इनिशियल गवर्नमेंट मेकिंग का जो प्रोसीजर है उसके बाद मैं हूँ या कोई मेरा कोलीग मेरा भाई बहन ही होएगा ना, तो हम उसको एक रेडीमेड चीज दे दें कि भाई यहाँ से स्टार्ट लो और ये करना है। वो पॉलिसी लीडरशिप से अप्रूव कराना, मेरे पास ये पोर्टफोलियो हुआ या ना हुआ वो मेरा काम है, मैं करा दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों के साथ ये जो एक क्वेश्चन आंसर सेशन था, इतना मुझे मजा आया। और सबसे ज्यादा जो मैं आप लोगों को इनकरेज करूं, जो खुशी होती है ना वो आप लोगों का टैलेंट देख के होती है, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, सवाल पूछने की। थोड़ा सा जो मेन स्ट्रीम वाले हैं ना, वो जो आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो हमें डिस्करेज करते हैं। हमें, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, कि ये बच्चे होते हैं इनको पता नहीं होता, सवाल कोई होता है, ये हकीकत है, आपको पता होगा कि आप इनको ना बुलाया करें, ये ना क्या करें। मैं नहीं डिस्करेज हुई, मैं चाहती हूँ कि हम आप लोगों को इनकरेज करें और हम आप लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आए। हल्की सी अपनी ना जो क्वेश्चन आंसर वाली वीलॉग वाली उसकी ट्रेनिंग खुद भी करें। कैपेसिटी बिल्डिंग तो जरूरी है ना, मैंने भी सीखना है इदारे को कैसे चलाना चाहिए, सबको सीखना चाहिए कि हमेशा मिजाज होता है और टाइमिंग मीडिया में ही सब कुछ है। आप जरा देखो ना जो आपके टॉप पे है, मसलन एक टॉपिक, मसलन मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दूंगी। मैं चैनल का नाम नहीं लेती, उनके एक मॉर्निंग शो पे उन्होंने मुझे बुलाया हमारे लॉन्ग मार्च के दौरान पे। हमारी पार्टी के एक एमपीए थे, वो बच्चा है हमारा, छोटा भाई है मेरा भी वो लाडला है। वो ना मस्ती में कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट दे देता है कि जी मैं नहीं जाना लॉन्ग मार्च के साथ। ऐसे उसने एक नाराजगी वाली स्टेटमेंट दे दी, मीडिया पे तहलका मच गया कि एक सिटिंग एमपीए ये कह रहा है। हमने उसे फिर मना लिया, एज ऑलवेज हर दफा उसको मना लेते हैं। उसके बाद उसने लॉन्ग मार्च ज्वाइन कर लिया, फिर ब्रेकिंग न्यूज, वो खबरों में इसी तरह हो रहता है, ठीक है। उसने लॉन्ग मार्च ज्वाइन कर लिया, वो साथ जा रहा है, वीडियो बन गई। और मॉर्निंग शो में कोई बच्ची थी, वो मुझसे सवाल क्या कर रही थी, वो देखे ना जी, वो आपका एक एमपी है, उसने कह दिया मैंने आपके लॉन्ग मार्च में नहीं जाना। आप सोचो उसका सवाल कर मैं क्या जवाब दूं कि मीडिया में बैठा हुआ बंदा, एक चीज हुई उसके बाद वो मसला हल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, तो सवाल की तुक बनती है। ये आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग करनी है कि जो चीज जिसके बारे में जितनी मर्जी हाइप क्रिएट हुई थी, once that situation is over, वो डिसॉल्व हो गया, उस पर सवाल नहीं बनता, बिकॉज अब उसके पास जवाब तो हकीकत में मौजूद है ना। 26 को क्या किया हमने, नहीं किया, वो हो गया, वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था ही नहीं, ये साबित हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको सवाल करेंगे तो नोबडी विल टेक यू सीरियस। ये मैं आपकी किसी को मैं वो दिल आजारी नहीं करेंगे, आप हमारे बच्चे हो, आप लोगों की तरबियत के लिए कर रही हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी और आपको बोलने की पीछे वो बड़ी अच्छी है, अग्रेसिव भी हो, अच्छे हो। चलो कोई नहीं।